एवरीवन, दिस इज सचिन खरे और आज हमें इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से संघ और राज्यों के मध्य संबंधों का अध्ययन करना है। संघ और राज्यों के मध्य ये जो संबंध है इनकी तीन कैटेगरीज है। सबसे पहला है विधायी संबंध, दूसरा है प्रशासनिक संबंध और तीसरा है वित्तीय संबंध। इस लेक्चर में हम विधायी संबंधों का अध्ययन करेंगे जिसका प्रावधान अनुच्छेद 245 से 255 के बीच में किया गया है। तो चलिए आरंभ करते हैं हम अपने इस लेक्चर का। संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। अतः भारत में संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। मतलब हमारे यहाँ शासन की जो पद्धति है वो संघीय शासन पद्धति है। संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन संघीय शासन प्रणाली का एक आवश्यक लक्षण है। क्लियर है? क्योंकि संघीय शासन व्यवस्था है इसीलिए अनिवार्य है कि संविधान में ऐसा प्रावधान हो जो ये बतलाए कि संघ की कौन सी शक्तियां हैं और राज्यों की कौन सी शक्तियां हैं। इसीलिए संघ और राज्यों में शक्तियों का विभाजन ये जो संघीय शासन व्यवस्था की एक अनिवार्य देन है और संविधान में इसे अलग अलग तरीके से समझाया गया है। यद्यपि भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है किंतु भारत के लिए फेडरेशन शब्द के स्थान पर यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। क्लियर है? भारत को फेडरेशन नहीं कहा गया है, भारत को कहा गया है यूनियन। इसीलिए यूनियन कहा गया है क्योंकि इसका प्रावधान संविधान में है। क्लियर है? और ये वाला जो संघात्मक व्यवस्था है भारतीय संविधान की, ये कनाडा के संविधान से प्रेरित है। इसीलिए इसे यूनियन कहा गया है, फेडरेशन नहीं कहा गया। क्लियर है? इसका कारण यह है कि भारतीय संघ संघटक इकाइयों के मध्य किसी संविदा या समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि इसका सृजन स्वयं संविधान द्वारा किया जा सकता है। अब आप एक अर्थ समझिए, फेडरेशन और एक तो हो गया हमारा क्या फेडरेशन और एक हो गया यूनियन। इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? फेडरेशन एक ऐसे संघीय ढांचे को कहा जाता है जिसमें संघात्मक इकाई अगर चाहें तो वे संघ से अलग हो सकती हैं। ठीक है? संघ का बहिष्कार करके अलग हो सकती हैं और एक स्वतंत्र रूप धारण कर सकती हैं, जबकि यूनियन में ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए भारत को यूनियन कहा गया है क्योंकि भारत में जो राज्य शामिल हैं वे किसी संविदा या समझौते का परिणाम नहीं है, वे संविधान की शुरुआत से ही भारत का एक अभिन्न हिस्सा बने हुए हैं। भारत की संघीय प्रणाली कनाडा के संविधान से प्रेरित है। कनाडा के समान ही भारत में भी संघ तथा राज्यों की शक्तियों का संविधान द्वारा उल्लेख किया गया है तथा अवशिष्ट शक्तियां संघ को प्रदान करते हुए एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की गई है। अब समझिएगा इसके लिए कि संविधान की जो अनुसूची 7 है, कौन सी अनुसूची 7, ये भी मैंने आपको बता दी है। अनुसूची 7 में जो प्रशासनिक विषय हैं, इन प्रशासनिक विषयों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। जो सूची 1 है, सूची 1 होती है संघ सूची, ये भी हम इसी लेक्चर में ही आगे पढ़ने वाले हैं। दूसरी होती है सूची 2 जिसे कहा जाता है राज्य सूची। क्लियर? और तीसरी होती है सूची 3 जिसे कहा जाता है समवर्ती सूची। क्लियर? अब जो संघ सूची है हमारी, मतलब यूनियन लिस्ट पे जो विषय दिए गए हैं उस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। जो राज्य सूची है मतलब स्टेट लिस्ट में जो विषय दिए गए हैं इसमें राज्य सरकार कानून बनाएगी। और ये जो समवर्ती सूची है हमारी, समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य या समवर्ती सूची के जो विषय दिए गए हैं
इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। क्लियर है। अब ऐसे विषय जो ना तो संघ सूची में है, ना ही राज्य सूची में है और ना ही समवर्ती सूची में है, उन्हें कहा गया है अवशिष्ट विषय। कौन से विषय बोलते हैं उन्हें? अवशिष्ट विषय। और अगर ऐसा कोई अवशिष्ट विषय सामने आता है जो ना तो संघ सूची में है, ना ही राज्य सूची में है और ना ही समवर्ती सूची में है, तो इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को होता है। क्लियर है। इस पर कानून कौन बनाएगी? सिर्फ केंद्र सरकार। इसीलिए हमारे यहां एक सशक्त केंद्र की स्थापना की गई है। जबकि अगर हम बात करें इमरजेंसी के टाइम पर, ठीक है, मतलब जब आपातकाल लागू है, तो आपातकाल के दौरान भारत का जो संघीय ढांचा है, हमारे यहां जो शासन प्रणाली है वो कौन सी है? संघीय शासन प्रणाली। जो ये संघीय ढांचा है वो टोटल बदल जाता है एकात्मक ढांचे में। ठीक है। इसीलिए अभी से आप लोग धारणा बना लीजिए कि भले ही हमारे यहां संघीय ढांचा है, लेकिन संघीय ढांचे के साथ साथ हमारे संविधान में एक सशक्त केंद्र की स्थापना कर दी गई है। मतलब राज्यों की तुलना में शक्तियां ज्यादा दी गई हैं किसे? केंद्र सरकार के लिए। ठीक है। इस मनोवृत्ति के साथ हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। क्लियर। इस प्रकार भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी केंद्र के पक्ष में झुका हुआ है। अभी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एक तो आपातकाल के दौरान हमारा जो संघीय ढांचा है वो पूरा परिवर्तित हो जाता है एकात्मक ढांचे में। क्लियर है। और जो अवशिष्ट विषय है, मतलब ऐसे विषय जो ना तो संघ सूची में है, ना ही राज्य सूची में और ना ही समवर्ती सूची में है, ऐसे अवशिष्ट विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार दे दिया गया है केंद्र को। इसीलिए कहा जाता है कि केंद्र के पक्ष में हमारा जो संघात्मक ढांचा है वो झुका हुआ है। और आपात के दौरान तो यह एक प्रकार से एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेता है, जो देश की एकता और अखंडता के लिए उचित ही नहीं आवश्यक भी है। क्लियर है। तो देश में एक तो हमारे यहाँ जो संस्कृति है वो अनेकता में एकता या गंगा जमुना की मिलीजुली संस्कृति है। और इस गंगा जमुना की जो मिलीजुली संस्कृति है उसके लिए आवश्यक है कि एक सशक्त केंद्र हमारे यहाँ स्थापित हो। भारतीय संविधान द्वारा विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है। ये मैंने आपको लेक्चर की शुरुआत में ही एक्सप्लेन किया था कि हमारे यहाँ जो शक्तियों का विभाजन है वो सिर्फ कौन कौन सी है? विधायी शक्तियां, प्रशासनिक शक्तियां और वित्तीय शक्तियां। यहां पर न्यायिक शक्तियों का विभाजन नहीं किया गया है। अतः भारत में न्यायिक प्रणाली एकीकृत है। मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो जिले हैं, जिला में जिला अदालतें जिन्हें हम कचहरी कहते हैं, इनका विभाजन नहीं हुआ है। क्लियर है। विभाजन हुआ है केंद्र और राज्य के बीच में, वो भी केवल है विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का। अर्थात न्यायपालिका शक्ति का संघ और राज्यों के मध्य विभाजन नहीं किया गया है। क्लियर। केंद्र राज्य संबंधों को अधोलिखित 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले है विधायी संबंध या लेजिस्लेटिव रिलेशंस, जिनका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 245 से 255 में किया गया है। दूसरा है प्रशासनिक संबंध या एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, जिनका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 256 से 263 के बीच में है। और चौथा है वित्तीय संबंध या फाइनेंशियल रिलेशंस, इसमें अनुच्छेद 264 से 293 के बीच इसका प्रावधान किया गया है। क्लियर है। इस लेक्चर में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं इन विधायी संबंधों के बारे में, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 245 से 255 के बीच में किया गया है। विधायी संबंध, सबसे पहले हम ये प्रावधान पढ़ लें, अर्थात 245 से 255 तक के अनुच्छेद क्या कहते हैं उसको हम स्टडी कर लेते हैं। संविधान के भाग 11 और अनुच्छेद 245 से 255 के मध्य विधायी संबंधों का प्रावधान किया गया है। सबसे पहला है अनुच्छेद 245। इसमें दिया गया है कि संसद द्वारा और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। क्लियर है। मतलब संसद अर्थात राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त स्वरूप,
और हमारा विधानमंडल मतलब राज्यों की विधान परिषदें और विधानसभा, इन दोनों के द्वारा जो विधि बनाई जा रही है, क्लियर है, इन विधियों का कहां तक विस्तार होगा। अगर राज्य कोई सी विधि बना रहा है तो क्या वो सिर्फ उस राज्य तक ही सीमित रहेगी? अगर संसद कोई सी विधि बना रही है तो वो किन क्षेत्रों पर लागू रहेगी? क्लियर है, ये चीज हम आगे देखेंगे। इसके बाद है अनुच्छेद 246, संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु। क्लियर है, अब याद रखिएगा आप कि 245 घोषणा करता है विधियों के विस्तार की और 246 घोषणा करता है विधियों की विषय वस्तु की। क्लियर है। 247 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों का उपबंध करने की संसद की शक्ति। क्लियर है। 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में प्रावधान करता है। और हम बात करें अनुच्छेद 249 की तो राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित के विषय बनाने की संसद की शक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध मतलब राज्य सूची के जो विषय हैं उन्हें राष्ट्रीय हित का घोषित करके उस पर विधि संसद बना सकती है। अब अपन बात करें अनुच्छेद 250 की तो यदि आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो मतलब आपातकाल लागू हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति। मतलब 249 में देखिए आप, 249 में प्रावधान है कि राज्य सूची के विषय को घोषित कर दो राष्ट्रीय हित का, फिर संसद उस पर विधि बना सकती है। जबकि 250 में क्या प्रावधान है, तो इसमें प्रावधान ये है कि आपातकाल की अगर उद्घोषणा लागू है मतलब इमरजेंसी लागू है, उस दौरान राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 251 संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। क्योंकि देखिए अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देती है कौन? हमारी राज्यसभा। ये हम आगे पढ़ेंगे लेकिन अभी थोड़ा सा समझ लो इसको। और राज्यसभा के द्वारा राज्य सूची का विषय अगर राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया गया है तो उस पर विधि बनाने का अधिकार मिल जाता है हमारी संसद को। क्लियर है। तो इस प्रकार से भी राज्य सूची के विषय पर विधि बना सकती है संसद। और दूसरा है अनुच्छेद 250 मतलब जब इमरजेंसी लागू है, इमरजेंसी के दौरान राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है कौन? हमारी संसद। अब जो हमारा अनुच्छेद 251 है वो क्या कहता है? अनुच्छेद 251 कहता है कि यदि संसद ने 249 और 250 का प्रयोग करके कोई सी विधि बनाई है और राज्यों के विधानमंडलों मतलब उस राज्य का जो विधानसभा है और विधान परिषद है उन लोगों ने पहले से कोई विधि बनाकर रखी है तो उसका क्या होगा, उसमें असंगति क्या है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे उसको, इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 251 में। अब अपन बात करें अनुच्छेद 252 की तो ये कहता है 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। मतलब 252 भी इस ओर इशारा करता है कि राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है संसद। कैसे? 2 या अधिक राज्यों की अगर सहमति हो कि इस विषय पर संसद कानून बना दे तो संसद कानून बना सकती है। और अगर कोई दूसरा राज्य चाहे तो सिर्फ एक सामान्य सा प्रस्ताव पारित करके उस कानून को अपने यहां भी लागू कर सकता है। ये चीज भी हम आगे देखेंगे। लेकिन आप लोग याद रखिएगा 249, 250, 251 और 252 को। अब अपन बात करते हैं 253 की तो अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। मतलब अगर कोई सी अंतर्राष्ट्रीय करार हुआ है या इंटरनेशनल लेवल पर कोई सी ट्रीटी साइन हुई है, कोई सा पैक्ट साइन हुआ है तो उसको अगर लागू करना है उस संबंध में भी संसद जो है वो राज्य सूची के विषय पर विधि बना सकती है। अब अपन बात करें अनुच्छेद 254 की तो संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति का क्या प्रभाव होगा।
और 255 सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय में मानना। क्लियर है? अब अपन इन्हीं चीजों को विस्तार से पढ़ते हैं। विधायी शक्तियों का विभाजन। भारतीय संविधान द्वारा केंद्र तथा राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन 2 आधारों पर किया गया है। समझिएगा इन चीजों को, क्या कह रहा है ये। भारतीय संविधान द्वारा केंद्र तथा राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का जो विभाजन है उसके 2 आधार हैं। पहला आधार है राज्य क्षेत्र के आधार पर, जो अभी हम पढ़ते हुए आए हैं अनुच्छेद 245 में, और दूसरा है विषय के आधार पर, जिसका प्रावधान है अनुच्छेद 246 में। अभी मैंने डिफरेंस बताया था ना कि एक जैसे हैं 245 और 246, लेकिन 245 राज्य क्षेत्र के आधार पर विधायी शक्तियों का विभाजन करता है और 246 विषय वस्तु के आधार पर विधायी शक्तियों का विभाजन करता है। अब राज्य क्षेत्र के आधार पर विभाजन कैसे होता है? तो अनुच्छेद 245 संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन राज्य क्षेत्र के आधार पर करता है। इसमें यह बताया गया है कि संसद संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है। याद रखिएगा, संसद अगर विधि बना रही है तो संसद ऐसी विधि संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र के लिए या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है, तथा किसी राज्य का विधानमंडल अपने संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकता है। क्लियर है? तो डिफरेंस कैसे किया गया है कि अगर संसद विधि बना रही है तो संसद या तो संपूर्ण भारत के लिए कानून बना सकती है या भारत के किसी भाग के लिए वह कानून बनेगा। और अगर राज्य का विधानमंडल विधि बना रहा है तो विधानमंडल या तो संपूर्ण अपने राज्य क्षेत्र के लिए, मतलब जैसे मध्य प्रदेश की विधानसभा ने विधि बनाई है तो या तो वो संपूर्ण मध्य प्रदेश पर लागू होगी या फिर मध्य प्रदेश के किसी भाग पर लागू होगी। क्लियर इतना? चलिए अब अनुच्छेद 246 का चौथा पार्ट क्या कहता है। इसके अनुसार भारतीय राज्य क्षेत्र का कोई ऐसा भाग जो किसी राज्य के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, मतलब कोई सा ऐसा क्षेत्र है जो किसी राज्य में सम्मिलित नहीं है लेकिन भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, के संबंध में विधि बनाने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। जैसे हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार, ये सारी चीजें किसी राज्य का तो हिस्सा नहीं है, इसीलिए उन पर विधि बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। इसका प्रावधान है अनुच्छेद 246 के पार्ट 4 पर। इस प्रकार अवशिष्ट राज्य क्षेत्र के संबंध में विधि बनाने की शक्ति संसद को दी गई है। अवशिष्ट राज्य क्षेत्र अब आप समझ गए होंगे, मतलब जो किसी राज्य के अधीन नहीं आता है, इसीलिए उसको कहा जाता है अवशिष्ट राज्य क्षेत्र। और इस अवशिष्ट राज्य क्षेत्र के लिए विधि बनाने की शक्ति है संसद के पास। अनुच्छेद 245(2) में कहा गया है कि संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि इस आधार पर अविधि मान्य नहीं समझी जाएगी कि उसका राज्य क्षेत्रातीत एक्स्ट्रा टेरिटोरियल प्रवर्तन होगा। इस प्रकार संसद द्वारा बनाई गई विधियां न केवल भारत में बल्कि विश्व के किसी भी भाग में रहने वाले भारतीय नागरिकों पर लागू होती है। आई बात समझ में? अब समझिए इसको। अनुच्छेद 245(2) बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन को मान्यता देता है। मतलब जैसे भारत का कोई नागरिक है, ठीक है, और भारत का कोई नागरिक विदेश में जाकर रह रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये यूएसए में निवास कर रहा है, लेकिन है नागरिक कहां का? भारत का। तो इस पर ऐसी संपूर्ण विधियां लागू होंगी जो भारत सरकार ने विदेशी संबंध में बनाई है। क्लियर है? और इसी का प्रावधान करता है अनुच्छेद 245 का पार्ट 2, जो क्या कहता है? इसमें कहा गया है कि संसद द्वारा बनाई गई विधि इस आधार पर अविधिमान्य या इनवैलिड नहीं समझी जाएगी कि उसका राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन होगा। इस प्रकार संसद द्वारा बनाई गई विधियां न केवल भारत में
बल्कि विश्व के किसी भी भाग में रहने वाले भारतीय नागरिकों पर लागू होती हैं। परंतु राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन नहीं होता है। क्षेत्रीय सामीप्यता का सिद्धांत इसका एक अपवाद है। अब समझिएगा इसको। जैसे अब आपको समझ में तो आ गया होगा कि ये राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन क्या है। राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन का तात्पर्य यह है कि भारत का कोई नागरिक है, नागरिक कहाँ का? भारत का। भारतीय संविधान उस पर लागू होता है और भारतीय संसद के द्वारा बनाए गए कानून उस पर लागू होते हैं। अगर वो कुछ समय के लिए कुछ काम से देश के बाहर गया किसी अन्य देश पर, तो उन विधियों का क्षेत्रातीत प्रवर्तन हो जाएगा। और ये शक्ति है किसके पास? संसद के पास। ठीक है। लेकिन राज्यों के विधानमंडलों ने अगर कोई सा कानून बनाया है, जैसे यहां पर दिया गया है कि राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन नहीं होता है। ठीक है। क्योंकि उनकी जो शक्तियां हैं वो अपने राज्य क्षेत्र की सीमाओं तक ही सीमित हैं, इसलिए उनका राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन नहीं होता। लेकिन क्षेत्रीय सामीप्यता का सिद्धांत इसका अपवाद है। क्या होता है ये क्षेत्रीय सामीप्यता का सिद्धांत? इंग्लिश में कहते हैं इसे द डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। ठीक है। अब समझो सबसे पहले इसको कि क्षेत्रीय सामीप्यता का सिद्धांत आखिर है क्या। जैसे अपन रहने वाले हैं कहाँ के? एमपी के। क्लियर है। और आप व्यापार करने के लिए चले गए यूपी में। ठीक है। व्यापार कर रहे हो आप यूपी में, और आपका व्यापार यूपी में, ठीक है, हरियाणा में, पंजाब में, हर जगह फैला हुआ है। ठीक है। आप रह रहे हो एमपी में, सागर क्षेत्र में। ठीक है। कहाँ निवास है आपका? सागर में। लेकिन आपका व्यापार पूरे यूपी में है, हरियाणा में है, पंजाब में है, महाराष्ट्र में है। ठीक है। उसके बाद तेलंगाना, हर जगह आपका व्यापार फैला हुआ है और आपने बहुत सारे लोगों को काम पर लगाया है। तो अब आपने व्यापार तो किया कहाँ? यूपी में। तो यूपी सरकार, आप पैसा कमा रहे हो कहां से? यूपी से। तो आपके द्वारा कमाए गए पैसों पर यूपी सरकार टैक्स लगा देगी। ठीक है। क्योंकि आपको सारी सुविधाएं तो यूपी सरकार पहुंचा रही है। ऐसे ही हरियाणा में भी टैक्स लगेगा वहां के नियमों के अनुसार, पंजाब में भी टैक्स लगेगा वहां के नियमों के अनुसार, हर राज्य में टैक्स लगेगा आपको, क्योंकि आपको व्यापार की सारी सुविधाएं तो उस राज्य की सरकार प्रदान कर रही है। क्लियर है। लेकिन आपका निवास तो है कहां पर? सागर में। तो एक राज्य का के द्वारा बनाया गया कानून दूसरे राज्य पर लागू हो सकता है अगर इस प्रकार की कोई गतिविधि वहां पर चल रही है। क्लियर है। क्योंकि आप तो कहां से ऑपरेट कर रहे हो अपना व्यापार? सागर से। ठीक है। लेकिन आपका व्यापार चल रहा है अलग अलग राज्यों में, यूपी, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र और तेलंगाना। इसलिए एमपी का या इन राज्यों का, यूपी का, हरियाणा का, पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना, इनका कानून आप पर लागू हो रहा है भले ही आप सागर में क्यों ना बैठे हो। इसे कहा जाता है क्षेत्रीय सामीप्यता का सिद्धांत, अर्थात डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। इस पर हम फिर से आते, पहले हम इसको एक डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ लें। इसे क्षेत्रीय संबद्धता का सिद्धांत भी कहा जाता है। सामान्य नियम यह है कि किसी राज्य के विधानमंडल अपने राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकता है। मतलब जैसे एमपी की सरकार है तो वो एमपी के लिए कानून बना सकती है या एमपी के किसी भाग के लिए कानून बना सकती है। वह अपने राज्य के बाहर किसी क्षेत्र अर्थात किसी दूसरे राज्य क्षेत्र के लिए विधि का निर्माण नहीं कर सकती। ये सामान्य सा नियम है। इस सामान्य नियम का एक अपवाद है, और वो अपवाद क्या है? इस अपवाद के अनुसार किसी राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि अन्य राज्य के राज्य क्षेत्र में लागू हो सकती है यदि उस विधि बनाने वाले राज्य, मतलब कानून बनाने वाला जो राज्य है, तथा विधि की विषय वस्तु में कोई वास्तविक संबंध हो।
कानून बनाने वाले राज्य या उस विधि की विषय वस्तु में कोई वास्तविक संबंध है, तो एक राज्य के द्वारा बनाया गया कानून किसी दूसरे राज्य पर लागू हो सकता है। इसे कहा जाता है क्षेत्रीय सामीप्यता का सिद्धांत, या क्षेत्रीय संबद्धता या सामीप्यता का सिद्धांत कहा जाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि आप सागर में निवास कर रहे हो, सागर से व्यापार संचालित कर रहे हो, लेकिन आपकी जो फर्म है वो दूसरे राज्यों में काम कर रही है, तो इन दूसरे राज्यों के द्वारा बनाया गया जो कानून है वो आप पर लागू होगा। क्लियर है ये चीज आप लोगों को? चलिए, अब एक केस था जिस पर क्षेत्रीय सामीप्यता का सिद्धांत लगा है, वैलिस वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर बॉम्बे, वर्ष 1948 का। ये वैलिस एक कंपनी थी जो इंग्लैंड में रजिस्टर्ड थी। कहां पर? इंग्लैंड। लेकिन कुछ भारतीय कंपनियों के साथ ये पार्टनरशिप से काम कर रही थी। तो जब इनकम टैक्स कमिश्नर बॉम्बे ने इन पर टैक्स लगाया तो इन्होंने न्यायालय में बचाव के लिए कह दिया कि हम तो भैया रजिस्टर्ड हैं कहां पर? इंग्लैंड में, तो हम भारत में टैक्स क्यों दें? तब जाकर क्षेत्रीय सामीप्यता के सिद्धांत के आधार पर न्यायालय ने यह डिसीजन दिया कि भले ही आप इंग्लैंड में रजिस्टर्ड हो, लेकिन आप व्यापार तो कर रहे हो भारत में, इसीलिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे ही एक और केस था स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस आरएमडीसी 1957 का, जिसमें भी क्षेत्रीय सामीप्यता के सिद्धांत के आधार पर ही न्याय दिया गया था। अब हम बात करते हैं विषयों के आधार पर विभाजन। संघीय संविधान में विषयों के आधार पर भी विधायी शक्तियों का विभाजन किया जाता है। यद्यपि देश की स्थानीय एवं राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार यह शक्ति विभाजन भिन्न भिन्न हो सकता है। यह जैसे अमेरिका के संविधान में सिर्फ केंद्रीय सरकार की शक्तियों का उल्लेख किया गया है और अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को प्रदान कर दी गई हैं। मतलब अमेरिका के संविधान में क्या प्रावधान है कि वहां पर जैसे हमारे यहाँ है केंद्रीय सूची है, राज्य सूची और संवर्ती सूची, अलग अलग तरीके से विभाजित कर दी गई और क्लियरली उन चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। परंतु अमेरिका में सिर्फ केंद्रीय सरकार की शक्तियों का उल्लेख किया गया है और जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो प्रदान कर दी गई हैं राज्यों को। अभी मैंने बताया था अवशिष्ट शक्तियों के बारे में, मतलब ऐसी शक्तियां जो ना तो संघ सूची में है, ना ही राज्य सूची में है और ना ही संवर्ती सूची में। लेकिन अमेरिका का क्या हाल है? अमेरिका में अपूर्णता ज्यादा दिखाई देती है, क्योंकि यहां पर सिर्फ मेंशन किया गया है किसे? केंद्रीय शक्तियों को, केंद्र सरकार की शक्तियों को। जबकि ऐसे कोई विषय जो केंद्र सरकार की शक्तियों में डिफाइंड नहीं है, अर्थात अवशिष्ट शक्तियां, वो दे दी गई हैं राज्यों के लिए। क्लियर है? कनाडा के संविधान में संघ तथा राज्य की शक्तियों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है और हमारा जो संघात्मक ढांचा है वो प्रेरित ही है कहां से? कनाडा से। विधायी विषयों को दो सूचियों में, कौन कौन सी? संघ सूची एवं राज्य सूची में रखा गया है तथा अवशिष्ट शक्तियां हमारे यहाँ संघ को प्रदान की गई है। यही चीज मैंने अभी भी आपको एक्सप्लेन करी थी कि अवशिष्ट विषय हमारे यहाँ किसके पास है? संघ के पास। भारत शासन अधिनियम 1935, याद आया कुछ के नहीं? पढ़ लेना भैया इनको, क्योंकि लॉकडाउन के बाद धड़ाधड़ आपको काम में आने वाली ये चीजें। भारत शासन अधिनियम 1935 में एक अभिनव प्रयोग हुआ और विधायी विषयों को 3 सूचियों में, कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में वर्गीकृत किया गया। भारत के संविधान में इस अधिनियम के 3 सूचियों वाली प्रणाली को अपनाया गया है। अभी मैं यही एक्सप्लेन करते हुए आया हूं आपको, संघ सूची क्या है, राज्य सूची क्या है और संवर्ती सूची क्या है। भारतीय संविधान की अनुसूची 7 के तहत विधायी विषयों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी हैं? संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। क्लियर? अवशिष्ट विषय अर्थात रेसिडुअरी मैटर्स संघ को प्रदान हमारे यहां कर दिए गए हैं। अनुच्छेद 246 संसद और राज्य विधान मंडलों की इन विषयों पर विधायी अधिकार प्रदान करता है। क्लियर है? क्योंकि अपन ने पढ़ा था ना 246 विषय वस्तु के आधार पर विभाजन को समझाता है। इसके अनुसार संघ सूची में वर्णित विषयों पर विधि बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को होगा,
राज्य सूची में वर्णित विषयों पर विधि बनाने का अधिकार राज्यों के विधानमंडलों को होगा और समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। क्लियर है ये चीजें? संघ सूची, आइए समझते संघ सूची क्या है। संघ सूची अर्थात यूनियन लिस्ट, अनुसूची 7 की सूची 1 क्या कहलाती है? संघ सूची। इसमें साधारणतः राष्ट्रीय महत्व के विषयों को रखा गया है। ऐसे विषय जो राष्ट्रीय महत्व के हैं उन्हें डाला गया है किसमें? संघ सूची में। इस सूची में मूलतः 97 विषय थे। कितने विषय थे? 97। वर्तमान में इस सूची में गणना की दृष्टि से 100 विषय हैं। कितने हैं? 100। 88वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2003, याद रखिएगा कौन सा संविधान संशोधन है? 88वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इस सूची में 3 विषय सम्मिलित किए गए। पहला है अंतरराज्यिक व्यापार के दौरान समाचार पत्रों से भिन्न माल के क्रय विक्रय पर कर। मतलब ऐसे माल जो समाचार पत्र नहीं है उनका अगर क्रय विक्रय हुआ 2 या अधिक राज्यों के बीच में तो उन पर कर लगाया जाएगा। यह है प्रविष्टि 92 का। मतलब इस संघ सूची की जो प्रविष्टि 92 है उसका जो पार्ट है का, उसमें दिया गया है कि अंतरराज्यिक व्यापार के दौरान समाचार पत्रों के भिन्न माल के क्रय विक्रय पर कर। इसके बाद अंतरराज्यिक व्यापार के दौरान माल के पारेषण पर कर, इसका प्रवेश किया गया है 92 खा में। और तीसरी है सेवाओं पर कर, प्रविष्टि क्रमांक 92 गा में। क्लियर है? तो आप देखिए कि मूल रूप से इसमें कितने विषय थे? 97 विषय। लेकिन जो पार्ट है हमारा 92, तो इसमें 92 का, 92 खा और 92 गा में 3 प्रविष्टियां दी गई हैं। इन विषयों पर विधि बनाने का अधिकार अनन्यता संसद को प्रदान किया गया है। प्रदान किया गया अधिकार संसद को। तो संघ सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार है संसद को। अब इसके जो इंपॉर्टेंट विषय हैं उसके बारे में पढ़ते हैं अपन। जैसे प्रतिरक्षा, ठीक है, संघ सूची का विषय क्योंकि राष्ट्रीय महत्व का है। विदेशी मामले, नागरिकता, संचार, परमाणु ऊर्जा, युद्ध और शांति, खनिज, बीमा, प्रत्यर्पण, शेयर बाजार, संधि और करार, रेलवे, डाक व तार, समुद्री व हवाई मार्ग, बंदरगाह, बैंक, विदेशी व्यापार, जनगणना, डाकघर, बचत बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, मुद्रा, विदेशी ऋण, रिजर्व बैंक, आयकर, सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क, निगम कर, सेवा कर, लॉटरी, अवशिष्ट विषय आदि। ठीक है, ये सारे विषय तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं एग्जाम में, जैसे कि प्रतिरक्षा किस सूची का विषय है, डाक व तार किस सूची का विषय है। तो ये आप याद रखिएगा, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट विषय हैं जो संघ सूची में सम्मिलित है। अब अपन बात करते हैं किसकी? राज्य सूची अर्थात स्टेट लिस्ट। 7वीं अनुसूची की सूची 2 को राज्य सूची कहा जाता है। 7वीं अनुसूची की सूची 1 कौन सी थी? संघ सूची। अब 7वीं अनुसूची की जो सूची 2 है उसे कहा जाता है राज्य सूची। स्थानीय महत्व या प्रादेशिक महत्व के विषयों को इस सूची में रखा जाता है। जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय थे उन्हें डाला गया संघ सूची में, परंतु स्थानीय महत्व के विषय को या प्रादेशिक महत्व के विषय को इस सूची में रखा गया है। इस सूची में मूल रूप से 66 प्रविष्टियां थी, किंतु 7वें संविधान संशोधन द्वारा प्रविष्टि 36, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रविष्टि 11, 19, 20 तथा 29 का लोप कर दिया गया। आप समझिएगा इस चीज को, मूल रूप से कितनी प्रविष्टियां थी? 66, मतलब 66 विषय इसमें थे। लेकिन 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से विषय नंबर 36 और 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से विषय नंबर 11, 19, 20 और 29 को समाप्त कर दिया गया। अर्थात वर्तमान में गणना की दृष्टि से इस सूची में कुल 61 प्रविष्टियां हैं, क्योंकि 66 थी, 1, 2, 3, 4, 5 हटा दी तो कितनी है प्रविष्टियां गणना की दृष्टि से? 61। यद्यपि अंतिम प्रविष्टि का संख्यांक 66 ही है। क्लियर? बीच में लोप हो गया है,
ठीक है। ये जैसे प्रविष्टि संख्यांक 36 था, 11, 19, 20, तो वहां पर खाली स्थान छोड़ा गया है। तो अगर हम गणना की दृष्टि से देखें तो गणना की दृष्टि से तो 61 प्रविष्टियां हो गई हैं, लेकिन अंतिम प्रविष्टि अभी भी 66 है, क्योंकि जो लोप वाले स्थान है उन्हें भरा नहीं गया है। इस सूची में वर्णित विषयों पर विधि बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडलों को है। यद्यपि विशेष परिस्थितियों में संसद भी इस पर विधि बना सकती है। वो विशेष परिस्थितियां भी हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी विशेष परिस्थितियां हैं जिस पर संसद इन सूचियों पर कानून बना सकती है। अब अपन कुछ ऐसे विषय पढ़ रहे हैं जो राज्य सूची में है, लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है लोक व्यवस्था, पुलिस, दोनों प्रकार की, रेल और ग्राम पुलिस सहित, कारागार, भूमि, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार एवं मेले, दाव एवं जुआ वगैरह, ठीक है, पशुपालन, सिंचाई, गैस, शराब, मनोरंजन, भू राजस्व या लगान, विद्युत पर कर, पथ कर, प्रति व्यक्ति कर, कृषि आय पर कर, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर कर और विलासिता की वस्तुओं पर कर आदि। अब अपन बात करते हैं समवर्ती सूची के बारे में, अर्थात कॉन्क्यूरेंट लिस्ट, मतलब ऐसे विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अनुसूची 7 की सूची 3 को समवर्ती सूची कहा जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय व स्थानीय दोनों प्रकार के विषयों को रखा गया है। इन पर विधि बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को है, ठीक है, मतलब संसद भी विधि बना सकती है और राज्यों के विधानमंडल भी विधि बना सकते हैं। अनुच्छेद 254 के अनुसार संसद तथा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में विरोध, मतलब अगर एक ही विषय पर संसद ने भी विधि बना दी और राज्यों के विधानमंडलों ने भी विधि बना दी, तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा, विरोध तो होगा। तो उस विरोध की स्थिति में, विरोध होने पर संसद द्वारा, किसके द्वारा, संसद द्वारा बनाई गई विधि मान्य होगी तथा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि विरोध की मात्रा तक शून्य हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि राज्यों के विधानमंडल की विधि पूर्णतः शून्य होगी। जिस स्तर तक या जिस पॉइंट तक विरोध है, बस उस पॉइंट तक ही राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधि शून्य होगी। बाकी जो केंद्र की विधि है वो यहां पर लागू हो जाएगी। अनुच्छेद 254(2) के अनुसार यदि विधि को राष्ट्रपति के विचार के लिए रखा जाता है, ठीक है, और उस पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति दे देता है, तो वह विधि संबंधित राज्य में प्रभावी हो जाएगी। क्लियर। समवर्ती सूची में मूल रूप से 47 प्रविष्टियां थी। कितनी थी? 47। परंतु 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 5 और प्रविष्टियां इसमें जोड़ दी गई, जैसे कि 11 का में जोड़ दिया गया न्याय प्रशासन, 17 का में जोड़ दिया गया वन, 17 खा में जोड़ दिया गया वन्य जीव जंतु और पक्षियों का रक्षण, 33 का में जोड़ दिया गया बाट और माप, मतलब नाप तोल, और 20 का में जोड़ दिया गया जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन। इस प्रकार गणना की दृष्टि से इसमें वर्तमान में 52 प्रविष्टियां हैं, यद्यपि अंतिम प्रविष्टि अभी भी 47 ही है। अब तो आप समझ गए होंगे कि गणना की दृष्टि से कैसे और अंतिम प्रविष्टियां किस प्रकार से। 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को प्रविष्टि संख्या 25 के तहत प्रतिस्थापित कर समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया है। इसके पूर्व यह राज्य सूची का विषय था। अब अपन पढ़ते हैं समवर्ती सूची के प्रमुख विषय क्या हैं, जैसे दंड विधि, प्रक्रिया विधि, शिक्षा, वन, विवाह एवं विवाह विच्छेद, कारखाने, मजदूर संघ, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, न्याय, वृत्तियां, बाट माप, स्वच्छता व औषधालय, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकार, विद्युत, कीमत नियंत्रण, कारखाने, खाद्य पदार्थों व अन्य पदार्थों का अपमिश्रण, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, विधि वृत्ति मतलब विधि व्यवसाय करना, चिकित्सा वृत्ति मतलब मेडिकल क्षेत्र में व्यवसाय करना, वे सारे समवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत आ गए हैं। समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय,
संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण, आर्थिक व सामाजिक योजनाएं और जन्म मरण का पंजीकरण। ये सारे कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं समवर्ती सूची के। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में। क्या होती हैं अवशिष्ट विधायी शक्तियां? अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में मैंने पहले भी बताया था। ये ऐसी शक्तियां होती हैं या ये ऐसे विषय होते हैं, अवशिष्ट विषय, जिनका उल्लेख न अनुसूची 7 की ना तो संघ सूची में होगा, ना ही राज्य सूची में होगा और ना ही समवर्ती सूची में होगा। इन्हें कहते हैं हम क्या? अवशिष्ट विषय। क्लियर है? इन्हीं के संबंध में प्रावधान किया गया है हमारे संविधान के अनुच्छेद 248 में। क्लियर? चलिए, अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में। यहां अवशिष्ट विधायी शक्ति से तात्पर्य ऐसे विषयों पर विधि बनाने की शक्ति से है जिसका उल्लेख 7वीं अनुसूची की किसी सूची के तहत नहीं किया गया है। मतलब हमारे संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियां सन्निहित हैं। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों में इसका उल्लेख नहीं होगा। ऐसे विषयों को हम कहते हैं अवशिष्ट विषय। भारत में अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में अवशिष्ट विषय राज्यों के पास हैं, जबकि कनाडा में यह शक्ति संघ को दी गई है। और हमारे यहाँ का जो संघीय ढांचा है वो प्रेरित है कनाडा से। भारत शासन अधिनियम 1935 में अवशिष्ट विषय गवर्नर जनरल में निहित किए गए थे और उसी फॉर्मूले को या उसी अधिनियम से प्रेरित है हमारी ये तीनों सूचियां। इसलिए अवशिष्ट विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार हमारे यहाँ केंद्र को दे दिया गया है। सूची 1, संघ सूची की प्रविष्टि 97 अनुच्छेद 248 को प्रभावी करती है। क्लियर है? क्या कहती है? संघ सूची की प्रविष्टि 97 ये अनुच्छेद 248 को प्रभावी करेगी, क्योंकि प्रविष्टि 97 के अनुसार कोई अन्य विषय जो सूची 2 या सूची 3 में प्रगणित नहीं है, मतलब उल्लेखित नहीं है या उसका मेंशन नहीं किया गया है, संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? इस प्रकार अनुच्छेद 246 का पार्ट 4 के अनुसार भारतीय राज्य क्षेत्र के किसी ऐसे भाग के लिए जो किसी राज्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, मतलब किसी राज्य का हिस्सा नहीं है, उसके संबंध में विधि बनाने का अधिकार संसद को है, विषय चाहे वह किसी भी सूची का क्यों ना हो। मतलब जैसे यूनियन टेरिटरीज हैं, वो किसी राज्य में तो संबंधित नहीं है, तो उन क्षेत्रों से संबंधित कोई भी कानून बनाया, किसी भी विषय का कानून बनाया, वो सब केंद्र सरकार ही बनाएगी। इसका प्रावधान है अनुच्छेद 246(4) में। अब अपन बात करते हैं राज्य सूची पर विधि बनाने की शक्ति से। संविधान में कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून निर्माण करने की शक्ति दी गई है। बहुत ध्यान से, खास करके एमपीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से या एमपीपीएससी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमें कभी कभी क्वेश्चन आता है, ज्यादा मार्क्स में आएगा ये, या तो वर्तमान सिलेबस के अनुसार 6 या 15 में ही ये चीज पूछी जाएगी कि ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिसके संबंध में केंद्र सरकार या संघीय ढांचा या हमारी संघ सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो इसके संबंध में सबसे पहले राष्ट्रीय हित के अनुसार जो सबसे पहली परिस्थिति है वो है राष्ट्रीय हित। संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का अमुक विषय, मतलब कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद को इस विषय के संबंध में संकल्प के प्रवृत्त रहने तक, मतलब जब तक ऐसा संकल्प लागू है तब तक, संकल्प के प्रवृत्त रहने तक भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। ठीक है? तो राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय हित का विषय है, यह कौन घोषित करेगी? तो यह घोषित करेगी हमारी राज्यसभा। और कैसे?
तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, क्लियर है, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है, तो संसद उस विषय के संबंध में संकल्प के प्रवृत्त रहने तक भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन किस विषय पर? तो राज्य सूची के विषयों पर। राज्यसभा द्वारा पारित ऐसे संकल्प अधिकतम 1 वर्ष की अवधि तक लागू रहेंगे या प्रवृत्त रहेंगे, परंतु राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रत्येक बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। मतलब पहली बार अगर राज्यसभा ने राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया है तो वो 1 वर्ष तक लागू रहेगा, क्लियर है। लेकिन राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रत्येक वर्ष उसे 1-1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, हर बार उसे 1-1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। परंतु इस प्रकार संसद द्वारा बनाई गई विधि संकल्प के प्रवृत्त ना रहने पर, मतलब अगर ये वाला जो संकल्प है वो लागू नहीं रहा तो संकल्प के प्रवृत्त ना रहने पर 6 माह की समाप्ति पर प्रवृत्त नहीं रहेगी, क्लियर है। अब आपातकाल की उद्घोषणा, अगर आपातकाल लागू है तो अनुच्छेद 250 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किए जाने की स्थिति में संसद को राज्य सूची में वर्णित विषय पर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। किस दौरान? जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर देते हैं उस दौरान संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, किंतु संसद द्वारा इस प्रकार राज्य सूची के विषय पर बनाया गया कानून आपातकाल की स्थिति के 6 माह के बाद प्रवर्तन में नहीं रहता, क्लियर है। मतलब आपातकाल अगर समाप्त हो जाए तो 6 माह के अंदर अंदर ये कानून भी समाप्त हो जाता है। अब ध्यान से समझिएगा कि अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 में किसी बात से राज्य विधानमंडल की विधायी शक्ति समाप्त नहीं होती। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि राज्य विधानमंडल की विधि बनाने की शक्ति समाप्त हो गई है, किंतु यदि उसके द्वारा बनाई गई विधि संसदीय विधि के विरुद्ध हो, मतलब राज्य विधानमंडल ने कोई ऐसा कानून बनाया है जो संसदीय कानून के अगेंस्ट में है, तो संसद की विधि अभिभावी होगी, मतलब फिर संसद की विधि ही यहां पर लागू होगी। अनुच्छेद 251 के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि विरोध की मात्रा तब तक अप्रवर्तनीय होती है जब तक कि संसद द्वारा बनाई गई विधि प्रभावी रहेगी। मतलब जिस हद तक राज्य के द्वारा बनाई गई विधि कैंसिल करती है या विरोध की स्थिति पैदा करती है संसद के द्वारा बनाई गई विधि तक, उस हद तक वह विधि शून्य घोषित कर दी जाएगी। और ये कब तक शून्य रहेगी? तो ये उस समय तक शून्य रहेगी जब तक कि संसद के द्वारा बनाई गई विधि यहां पर लागू है। अब अपन बात करते हैं राज्यों की सहमति की। तो अनुच्छेद 252 इसके बारे में प्रावधान करता है, यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल संकल्प पारित कर संसद से यह अनुरोध करें कि राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर विधि का निर्माण करे, तब संसद राज्य सूची में वर्णित उन विषयों पर विधि का निर्माण कर सकती है। तो अनुच्छेद 252 ये कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल अगर इस प्रकार का संकल्प पारित करें कि संसद राज्य सूची के विषय पर कानून निर्मित करे, तो संसद ऐसी परिस्थिति में राज्य सूची के विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है। और ऐसी विधि का कोई अन्य राज्य भी विधानमंडल द्वारा संकल्प पारित कर अंगीकृत कर सकता है। मतलब कोई सा तीसरा राज्य है वो भी इस विधि को अपने यहां लागू कर सकता है। सामान्य से उसको सिर्फ क्या करना होगा, ऐसा संकल्प उसे अपने विधानमंडल में पारित करना होगा। परंतु इस प्रकार संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों के अनुरोध पर पारित कानून को संशोधित और निरसित करने का अधिकार सिर्फ संसद को ही होगा, राज्य विधानमंडलों को नहीं। मतलब इस प्रकार से अगर संसद ने राज्यों के अनुरोध पर कोई सा कानून बनाया है तो उस कानून में संशोधन करना और उस कानून को खत्म करने
का अधिकार सिर्फ संसद को ही होगा, राज्यों के विधानमंडलों को नहीं होगा। राज्य विधानमंडल द्वारा संविधान के प्रवर्तन के बाद अब तक केवल 2 बार राज्य सूची के में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का संसद को अधिकार दिया गया है, और वो है 5 राज्य मुंबई, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश द्वारा 1953 में संपदा शुल्क पर कानून बनाने के लिए। उस समय महाराष्ट्र नहीं था, मुंबई था, क्योंकि मैंने पहले भी बताया 1960 में मुंबई राज्य का विभाजन महाराष्ट्र और गुजरात में किया गया था। और इसके बाद 8 राज्य कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, मुंबई, मद्रास, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, पेप्सू और सौराष्ट्र द्वारा 1955 में पुरस्कार प्रतियोगिता पर कानून बनाने के लिए प्रावधान किया गया था। अब अपन बात करें, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संधि या करार के लिए। तो अनुच्छेद 253 के अंतर्गत संसद को किसी अन्य देश के साथ किए गए किसी संधि या करार के कार्यान्वयन हेतु संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बिना किसी राज्य की सहमति से विधि बनाने की शक्ति है, चाहे वह विषय राज्य सूची का ही क्यों ना हो। क्लियर है? मतलब राज्य सूची के विषय पर संसद उस समय कानून बना सकती है जब संसद को किसी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की संधि या करार को लागू करना है। संघ सूची में प्रविष्टि 14 में भी विदेशों से संधि और करार करना और विदेशों से की गई संधियों, करारों, अभिसमयों के कार्यान्वयन का उल्लेख किया गया है। क्लियर है? तो जो संघ सूची की प्रविष्टि 14 है वो भी इसके लिए इजाजत देती है, और अनुच्छेद 253 भी इस चीज के लिए इजाजत देता है। और राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर अनुच्छेद 356 के अनुसार किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा यह घोषित कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकारी के अधीन कर दी जाएंगी। तो इस कंडीशन में भी संसद जो है वो राज्य सूची के विषय पर कानून निर्माण कर सकती है। इतना क्लियर सभी को? चलिए, छठवां है अवशिष्ट राज्य क्षेत्र के संबंध में। तो अनुच्छेद 246(4) के तहत संसद को भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग के लिए जो किसी राज्य के अंतर्गत नहीं है, किसी भी विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति है, चाहे वह विषय राज्य सूची में ही प्रगणित विषय क्यों ना हो। तो इस प्रकार से हमारी जो संसद है वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अब नेक्स्ट हम अध्ययन करेंगे प्रशासनिक संबंध का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।